नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की। विज्ञान एवं तकनीक में हम सबसे पहले जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वह है अंतरिक्ष एवं प्रौद्योगिकी। और अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी के बारे में शुरू करने से पहले हम थोड़ा बहुत इतिहास के बारे में देखते हैं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के। तो हम शुरू करते हैं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके कुछ इतिहास के बारे में देखते हैं, इसका इतिहास किस प्रकार से है। तो भारत में सबसे पहले सन 1950 में इंडियन एटॉमिक प्रोग्राम के तहत ही स्पेस टेक्नोलॉजी की शुरुआत की गई थी। इतिहास में जब हम बात करते हैं इसके, तो सबसे पहले 1950 में इंडियन एटॉमिक प्रोग्राम इसके तहत ही अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्पेस टेक्नोलॉजी की शुरुआत की गई थी। और उसके बाद 1962 में एक कमेटी का गठन हुआ, इंडियन नेशनल काउंसिल कमेटी ऑन स्पेस रिसर्च। इंडियन नेशनल काउंसिल कमेटी ऑन स्पेस रिसर्च, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं INCOSPAR। इस कमेटी का गठन किया गया। और जब 1969 में यही जो कमेटी थी, इसको एक संगठन का रूप दे दिया गया। जो ये कमेटी गठित की गई थी INCOSPAR, इसी को 1969 में क्या किया गया, एक संगठन का रूप दे दिया गया। संगठन के रूप में इसको मान्यता दे दी गई, और इसको हम तब से इसरो के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं इसरो की स्थापना कब हुई? इसरो की स्थापना हुई 1969 में। इसरो की स्थापना 1969 में हुई। ठीक है, अब हम थोड़ा सा कुछ टाइमलाइन के बारे में देख लेते हैं। देखते हैं। तो जैसा कि हमने देखा क्या, 1969 में इसरो की स्थापना हुई। उसके बाद 1972 में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की गई। और यह जो अंतरिक्ष विभाग है, ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। किस मंत्रालय के अंतर्गत? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्य करता है। ठीक है, उसके बाद फर्दर एक इम्पॉर्टेंट डेट है 19 अप्रैल 1974। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट है। इस दिन भारत ने अपना पहला प्रायोगिक उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च किया। प्रायोगिक उपग्रह जिसका नाम आर्यभट्ट था। लॉन्च किया, और इसे लॉन्च करने के लिए रूस के लॉन्चिंग व्हीकल का प्रयोग किया गया था। रूस के लॉन्चिंग व्हीकल की सहायता से भेजा गया था। फर्दर उसके बाद 1981 में भारत ने अपना पहला सैटेलाइट
इनसेट 1A, इनसेट 1A लॉन्च किया और इसको नासा की सहायता से लॉन्च किया गया था। इसको नासा की सहायता से लॉन्च किया गया था। इसे नासा की सहायता से लॉन्च किया गया। इसके बाद फर्दर हम देखते हैं टाइमलाइन में ही 1982 में फिर से इनसेट 1B लॉन्च हुआ। इनसेट 1B लॉन्च हुआ और यह भारत का पहला संचार उपग्रह था। इनसेट 1B पहला संचार उपग्रह था भारत का, संचार उपग्रह। ठीक है, और इसको भी नासा की ही सहायता से लॉन्च किया गया था। इसको भी नासा की सहायता से लॉन्च किया गया और यह सफल रहा, जबकि पिछला वाला जो इनसेट 1A लॉन्च किया गया था वह सफल नहीं रहा था। और 1981 में जो इनसेट 1A लॉन्च किया गया था वह सफल नहीं हो पाया था, जबकि यह पहला संचार उपग्रह जब इनसेट 1B लॉन्च किया गया नासा की सहायता से तो ये सफल रहा, यह सफल रहा। इसके बाद फर्दर टाइमलाइन में अगर हम जाते हैं तो 1988 भारत ने पहला अपना दूर संवेदी उपग्रह लॉन्च किया, IRS-1, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। ये भारत ने अपना पहला दूर संवेदी उपग्रह भारत ने लॉन्च किया, दूर संवेदी उपग्रह। फर्दर 1994 में PSLV को सक्सेसफुली टेस्ट किया गया। PSLV को सक्सेसफुली टेस्ट किया गया, पहली बार सफलतापूर्वक टेस्ट किया गया, फर्स्ट टाइम। फर्दर 2001 में GSLV को सफलतापूर्वक टेस्ट किया गया, GSLV को सफलतापूर्वक टेस्ट किया गया। उसके बाद 2008 एक इम्पॉर्टेंट साल, जब चंद्रयान-1 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। 2008 में, अक्टूबर 2008 में क्या किया गया, चंद्रयान-1 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया, सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। और नवंबर 2013 में मंगलयान लॉन्च हुआ, मंगलयान मिशन, मंगलयान-1 लॉन्च हुआ, जो पहली बार में ही यह भी सफल रहा, पहली बार में सफल रहा, नवंबर 2013 में। फर्दर उसके बाद 2015 में, मार्च 2015 में एस्ट्रोसैट को लॉन्च किया गया, जिसका काम क्या था, अलग अलग सैटेलाइट या ग्रहों का अध्ययन करना। इस पे कई टेलीस्कोप वगैरह लगे हुए हैं और इसका कार्य जो है अलग अलग सैटेलाइट और ग्रहों का अध्ययन करना है, एस्ट्रोसैट। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट डेट 15 फरवरी 2017 को, जब एक रिकॉर्ड बनाया, जब PSLV C-37 से एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च किए गए, एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च किए गए। ठीक है, उसके बाद जून 2017 में GSLV Mark 3 का सफल परीक्षण किया गया, GSLV Mark 3 का सफल परीक्षण किया गया। और यह 400 किलोग्राम के भार को, सैटेलाइट को जियो ऑर्बिटल में ले जा सकता है। यह 400 किलोग्राम के भार को जियो सैटेलाइट कक्षा में ले जा सकता है।
जो कि अगर अंतरिक्ष में मानव को भेजना है तो ये पहली रिक्वायरमेंट होती है इतने भार के लिए। तो अब भारत अंतरिक्ष में मानव को भेज सकता है और इसी दिशा में गगनयान मिशन का हमारा कार्यक्रम भी चल रहा है। और 14 नवंबर 2018 को GSAT 29 से अपने सबसे भारी सैटेलाइट को भेजा गया, अपने सबसे भारी सैटेलाइट को भेजा गया। ठीक है, तो ये कुछ टाइम फ्रेम थे। उसके अलावा कुछ इंस्टीट्यूट्स भी हैं जिनके बारे में हम देख लेते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स के बारे में भी हम देखते हैं। इंस्टीट्यूट्स, तो इनको भी प्रमुख इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको भी हम देखते हैं। तो इसके लिए भी हम एक टेबल टाइप में करते हैं। ये हमारा इंस्टीट्यूट हो गए, इंस्टीट्यूट। उसके बाद वर्क क्या है इनका, और इनका मेन ऑफिस कहाँ पे है, मेन ऑफिस कहाँ पे है, ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो इसरो का भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र ही हो गया। इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, और इसका कार्य क्या है, ये सभी संस्थाओं को विनियमित करता है। भारत की जितनी भी अंतरिक्ष संस्थाएं हैं, सभी स्पेस संस्थाएं, सभी स्पेस संस्थाओं को विनियमित करता है, रेगुलेट करता है। और यह एक नोडल एजेंसी है, यह एक नोडल एजेंसी है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की। और इसका जो हेड ऑफिस है, मेन ऑफिस कह सकते हैं, वो है बेंगलुरु में, वो है बेंगलुरु में। ठीक है, और उसके बाद इसरो की एक सहयोगी एजेंसी है, इसरो सैटेलाइट एप्लीकेशन सेंटर, इसरो सैटेलाइट एप्लीकेशन सेंटर ISA। ये इसरो की सहयोगी एजेंसी है जो कि उपग्रह बनाती है, जो कि उपग्रह बनाती है। और इसका भी हेडक्वार्टर बेंगलुरु में ही है। और हम आगे देखते हैं इस स्लाइड में। एक है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, जिसे हम SSC SEC भी कह सकते हैं। और इसका काम भी ISA की तरह ही उपग्रह बनाने का है, उपग्रह बनाने का है इसका कार्य भी। लेकिन इसका जो मेन ऑफिस है वो अहमदाबाद में है, वो अहमदाबाद में है, गुजरात। उसके बाद नेक्स्ट है जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, अक्सर हम इसका नाम सुनते रहते हैं, स्पेस सेंटर। तो ये क्या करता है, ये प्रक्षेपण यानों का निर्माण करता है। ये जो लॉन्चिंग व्हीकल्स होते हैं, प्रक्षेपण यान होते हैं, उनका निर्माण यहाँ पे होता है। प्रक्षेपण यानों का निर्माण यहाँ होता है। ISA और SSC में क्या हुआ, उपग्रह बनते हैं और यहाँ पे प्रक्षेपण यान। और इसका जो मेन ऑफिस है वो है तिरुवनंतपुरम में, तिरुवनंतपुरम में इसका मेन ऑफिस तिरुवनंतपुरम में है। इसके बाद एक अगला इम्पोर्टेंट जो इंस्टीट्यूट है वो है सतीश धवन, सतीश धवन श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर, सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा में स्पेस सेंटर। और
यहाँ पे क्या होता है, अक्सर हम इसका नाम सुनते हैं कि जब भी किसी उपग्रह को प्रक्षेपित किया जाता है तो सतीश धवन स्पेस सेंटर का ही नाम आता है। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से उपग्रहों को प्रक्षेपित किया जाता है, यहाँ से उपग्रहों को प्रक्षेपित किया जाता है। यहाँ से उपग्रहों को प्रक्षेपित किया जाता है। फर्दर एक और है जो इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट, वो है मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, एमसीएफ मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, और यह उपग्रहों के नियंत्रण और डाटा संग्रहण के कार्य में संलग्न है। उपग्रहों के नियंत्रण व डाटा संग्रहण में संलग्न है। और मेनली इसके दो मेन ऑफिस हैं, एक है कर्नाटक में, और दूसरा है एमपी में। और कर्नाटक में जो है वो है हासन में, और एमपी में जो है वो है भोपाल और हासन में। एक और इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट जो है, वो है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, NRSC। ठीक है, और ये क्या करता है, ये जो दूर संवेदी उपग्रह होते हैं, उनके डाटा को संग्रहित करता है। ये उनके डाटा को संग्रहित करता है। और इसके टोटल 6 सेंटर हैं, NRSC के टोटल 6 सेंटर हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसके टोटल 6 सेंटर हैं। और इस तरीके से अगर हम भारत के मैप में इसकी पोजीशन देखें तो एक हमारा इधर है, सबसे क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न साइड में, जो कि देहरादून में है। ठीक है, उसके बाद वेस्टर्न साइड में है जो कि जोधपुर में है, देहरादून जोधपुर में है। फिर उसके बाद ईस्टर्न साइड में है खड़गपुर में, साउथ में बेंगलुरु में है, और एक है सेंटर में नागपुर में, और नॉर्थ ईस्ट में है शिलोंग में। तो इस तरीके से इसके 6 सेंटर हैं। और ये जो 6 सेंटर होते हैं इसके, ये जो 6 सेंटर हैं, ये अपने इनके पास जो डाटा कलेक्ट होते हैं, ये हैदराबाद में NRC को भेजते हैं। और यहाँ पे भुवन नामक एक वेबसाइट है, भुवन नामक वेबसाइट पर इस सारे डाटा को डाल दिया जाता है। NRC इस सारे डाटा को भुवन नामक वेबसाइट पर डाल देती है। उसके अलावा और इम्पॉर्टेंट कुछ 1-2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसके इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो इसका कार्य क्या है, ये क्लाइमेट प्रिडिक्शन का काम करता है, मौसम पूर्वानुमान का काम। और इसका जो ऑफिस है वो न्यू दिल्ली में है, नई दिल्ली में। ठीक है, ये सैटेलाइट के जो डाटा मिलते हैं उनको सुपर कंप्यूटर में भेजकर मौसम का पूर्वानुमान लगाता है। इसी तरह से एक और अंतरिक्ष नाम से एक इंस्टीट्यूट है जो कि इसरो का कमर्शियल यूनिट है। जैसे कि जो आसपास के और भी विश्व के गरीब देश हैं जिनके पास अपने सैटेलाइट लॉन्च करने के कोई उपकरण वगैरह नहीं है,
तो वहाँ से ये क्या करता है, कुछ कमर्शियल रूप में ये उनके सैटेलाइट्स को लॉन्च वगैरह करता है, और उसके इसका जो सक्सेस रेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, और काफ़ी सस्ते दर पे यहाँ से सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाता है, और इसका जो मेन ऑफिस है वो भी बेंगलुरु में ही है। तो ये तो कुछ इम्पॉर्टेंट जो इंस्टीट्यूट्स थे उनके बारे में बात थी। अब हम उसके बाद में हम बात करते हैं डिफरेंट ऑर्बिट्स ऑफ अर्थ। डिफरेंट ऑर्बिट ऑफ अर्थ की बात हम करते हैं। पृथ्वी के चारों तरफ जो कक्षाएं हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो जैसे कि उपग्रह है, उपग्रह क्या होते हैं, उपग्रह क्या होते हैं, जो ग्रह के चारों ओर घूमते रहते हैं, ग्रह के चारों ओर घूमते हैं। ठीक है, तो ये जो होते हैं उपग्रह, ये दो टाइप के हो सकते हैं, या तो ये प्राकृतिक भी हो सकते हैं, नेचुरल भी, या आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं, या कृत्रिम आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। ठीक है, और ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिट क्या होता है, जब ये किसी ग्रह को, जब किसी ग्रह की उपग्रह चक्कर लगा रहे होते हैं, चारों तरफ घूम रहे होते हैं, तो जिस पर्टिकुलर पाथ को, वे को ये फॉलो करते हैं, पर्टिकुलर वे या पाथ को ये फॉलो कर रहे होते हैं, मार्ग को ये फॉलो कर रहे होते हैं चक्कर लगाने में, उसी को क्या कहा जाता है, कक्षा कहा जाता है, उसको कक्षा कहा जाता है। तो इन जो कक्षाओं का जो वर्गीकरण है, ऑर्बिट्स का जो वर्गीकरण है, कक्षाओं का वर्गीकरण पृथ्वी से ऊंचाई के आधार पर किया गया है। कक्षाओं का वर्गीकरण पृथ्वी से ऊंचाई के आधार पर किया गया है। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं तो सबसे नीचे की जो कक्षा है पृथ्वी के सबसे पास की जो कक्षा है वो है लियो, लोअर अर्थ ऑर्बिट। तो अगर ये हमारी पृथ्वी है, ये अगर पृथ्वी है, तो इस सबसे पास में जो कक्षा है, पृथ्वी के सबसे पास की जो कक्षा है वो है लियो, वो क्या है, लियो, लोअर अर्थ ऑर्बिट, अर्थ ऑर्बिट। और इसके ऊपर अगर हम बात करें, अगर हम इसके ऊपर बात करते हैं तो मध्यम ऊंचाई की कक्षा है मियो। इसके ऊपर अगर हम बात करते हैं तो मध्यम ऊंचाई की कक्षा मध्यम ऊंचाई पर मियो है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर जियो की कक्षा है, सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर जियो की कक्षा है। सबसे ऊंचाई पर जियो की कक्षा है, और ये हमारा अर्थ। तो इस तरीके से इनकी पोजीशन है। अब हम थोड़ा सा लियो, मियो और जियो के बारे में भी देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो अगर हम लोअर अर्थ ऑर्बिट लियो की बात करते हैं, अगर हम लोअर अर्थ ऑर्बिट लियो की बात करते हैं, तो पहली चीज़ तो हमने क्या देखी कि ये पृथ्वी की सबसे नज़दीकी कक्षा है, और इसकी जो हाइट है पृथ्वी से वो 2000 किलोमीटर तक है, वो 2000 किलोमीटर तक है, और ये पृथ्वी की सबसे निम्न कक्षा है, सबसे निम्न कक्षा में सबसे नीचे पाई जाती है। ठीक है, और यहाँ पर जो सैटेलाइट्स मेनली लॉन्च किए जाते हैं वो दूर संवेदी उपग्रह लॉन्च किए जाते हैं, जो दूर संवेदी उपग्रह होते हैं वो यहाँ पे लॉन्च किए जाते हैं, जो पिक्चर्स वगैरह भेजते हैं। ठीक है, और भारत ने जो सैटेलाइट्स भेजे हैं वो मेनली 800 से 1200 किलोमीटर तक की रेंज में भेजे हैं। ठीक है, और इस हाइट पर मतलब लियो से अच्छी इमेज आती है। और अगर हम बात करें तो इनके परिक्रमण काल की हम बात करें तो जो इनका डाया होता है, जो इनकी हाइट होती है, उसके आधार पर ही इनका परिक्रमण काल होता है। तो जो परिक्रमण काल का अगर हम डिस्टेंस से वो देखें तो ये रिलेशन होता है। ठीक है, तो जिस कारण अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगी, अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो
टाइम ऑफ रोटेशन क्या होगा, वो भी ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं कि इनको बहुत ज़्यादा हाइट पर नहीं भेजा जाता है। जो दूर संवेदी उपग्रह होते हैं, इसलिए इनको बहुत ज़्यादा हाइट पर नहीं भेजते, क्योंकि दूर संवेदी उपग्रह को जितना ज़्यादा हाइट पर भेजेंगे उनका टाइम ऑफ रोटेशन होता है वो ज़्यादा हो जाता है। और इन उपग्रहों का जो परिक्रमण काल होता है नॉर्मली 1.5 से 3 घंटे, अर्थात 90 मिनट से 180 मिनट तक ही होता है। और अगर हम इनका रोटेशन देखें तो ये नॉर्थ से साउथ की तरफ इनका रोटेशन होता है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ इनका रोटेशन होता है, इस तरीके से नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर। तो ये लियो के बारे में। इसके बाद हम मियो के बारे में देखते हैं। तो पहली चीज़ क्या हो गई थी, ये मध्यम दूरी की कक्षा है, मध्यम दूरी पर है, ठीक है। और 8,000 से 20,000 किलोमीटर तक की दूरी पे है ये, ठीक है। और यहाँ पे जो परिक्रमण काल है 6 घंटे से 15 घंटे तक का है, ठीक है। 6 घंटे से 15 घंटे तक है। और मियो की कक्षा में मेनली क्या होता है, नौवहन, इनका जो परिक्रमण काल है 6 घंटे से 15 घंटे है। और यहाँ पे जो मेनली प्रक्षेपण किया जाता है, वो नौवहन जो सैटेलाइट होते हैं, नेविगेशनल सैटेलाइट जो होते हैं, उनका यहाँ पे प्रक्षेपण किया जाता है। नेविगेशन सैटेलाइट का। थर्ड हमारा जो है वो है जियो। जिसे जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट कहते हैं, भू स्थिर पृथ्वी कक्षा। ये सबसे ऊंचाई पर है, पृथ्वी कक्षा सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर है। और इसकी जो ऊंचाई है लगभग 36,000 किलोमीटर तक है। और इसका जो परिक्रमण काल है अप्रॉक्सीमेट पृथ्वी के अनुसार ये है 24 घंटा। तो ये अगर हम इसको ऊपर की ओर देखें तो ये हमेशा जैसे सर के ऊपर ही दिखता लगेगा। और यहाँ पे जिन उपग्रहों को लॉन्च किया जाता है, यहाँ पे मेनली संचार उपग्रहों को लॉन्च किया जाता है। और अगर हम जियो की बात करें तो जियो में एक और चीज़ नोट करने के लिए है, जियो में एक तो होता है जियो स्टेशनरी, और दूसरा होता है जियो सिंक्रोनस, भूतुल्यकारी। तो जियो स्टेशनरी में क्या होता है, यहाँ पे तो जो परिक्रमण हो रहा होता है वो ठीक भूमध्य रेखा के ऊपर हो रहा होता है, लेकिन यहाँ पर जो परिक्रमण होता है वो भूमध्य रेखा से थोड़ा सा कोण बनाकर होता है। अगर जैसे ये हमारी अर्थ हो गई, तो जो जियो स्टेशनरी होगा वो इस तरह से भूमध्य रेखा पर रोटेट कर रहा होगा। ये कौन सा होगा, जियो स्टेशनरी होगा। और अगर जियो सिंक्रोनस की बात करें तो ये थोड़ा सा कोण बनाकर रोटेट करता है, ठीक है। तो अभी हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम जो सैटेलाइट्स वगैरह जो लॉन्च किए गए हैं विभिन्न कक्षाओं में, उनके बारे में हम देखेंगे। अभी इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।